हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आईसीएमआर की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आज से हम लोग 10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली थोड़ा डीप में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जो आपके मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे आपको याद होने चाहिए, तो उसको ज़्यादा डीप में हम नहीं बता सकते। आप ये भी कह सकते हो कि उस एरिया में, जिस एरिया में मेरा कुछ ज़्यादा कमांड नहीं है, उस एरिया में ज़्यादा हम डीप नहीं बता सकते, बट हाँ यार, हम आपको उसका आंसर जरूर बताएंगे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में है कि अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR एक्टिवेट। पहली बात, ये बात हो रही है आपकी किडनी की बात हो रही है। किडनी में ग्लोमेरुलस की बात हो रही है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब है कि जो आपका वाटर या जो आपका लिक्विड कहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल से इफरेंट आर्टेरियोल की तरफ, मतलब एफरेंट आर्टेरियोल से आता है और इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर चला जाता है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है, इस कंडीशन में अगर वहाँ पे जो प्रोसेस होती है जिससे कि आपका जो लिक्विड है वो किडनी में चला जाता है, नेफ्रॉन में जाता है, उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। और अगर उस के फिल्ट्रेशन रेट में कमी हो रही है तो क्या क्या एक्टिवेट होगा, इसकी बात यहाँ पे बताई गई है। तो हमेशा याद रखिएगा, किडनी में पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम आपका ब्लड रेगुलेशन को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जैसे ही आपका ये फॉल होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रोसेस एक्टिव हो जाएगा। और इस वाले एक्टिवेशन में सबसे पहले जो एक्टिव होता है वो होता है जस्टा ग्लोमेरुला सेल्स। जस्टा ग्लोमेरुला सेल्स, या ये सेल, ये जो सेल होती है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता दे कि यह सेल जो है मॉडिफाइड मसल सेल है। क्या है आपका? मॉडिफाइड मसल सेल। मॉडिफाइड मसल सेल्स। और यह सेल जो है मॉडिफाइड मसल सेल, ये जो सेल है सिक्रीट करती है रेनिन। सिक्रीट रेनिन कब? जब जब जो है ब्लड प्रेशर जो है हमारा गिर जाता है। फॉलिंग ब्लड प्रेशर, प्रेशर कहाँ पे? इन एफरेंट आर्टेरियोल। ये मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे क्यों रहा हूँ, क्योंकि मे बी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसलिए। एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट आर्टेरियोल्स कौन सी आर्टेरियोल्स हैं? ये वो आर्टेरियोल्स होती है जो कि आपका जो न्यूरॉन्स का ग्लोमेरुलस एरिया है उसकी तरफ जो आते हैं उसे हम एफरेंट बोलते हैं, और जो वहाँ से बाहर की तरफ जा रही होती है उसे हम ईफरेंट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, एफरेंट और ईफरेंट। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि मान लीजिए ये मेरा डायग्राम कुछ उतना अच्छा नहीं होता है, तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका ये मान लो है तो हाँ, ये जो है ये आपका एफरेंट होगा, और ये जो होगा जाने वाली ईफरेंट होगी। ये इधर से आ रही है, इधर से घूम के जा रही है। ये आपका बाउमेन कैप्सूल है जिसके अंदर से आपका ये लिक्विड जो है इसमें से इसमें आएगा, और ये आपका यूरिन के रूप में बाहर चला आएगा। तो सबसे पहले आपका जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स जो है वह एक्टिव होगा। जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स के बाद, इसके जस्ट बाद जो एक्टिव होगा वो है आपका मकूला डेंसा। दूसरा क्या एक्टिव होगा? मकूला डेंसा। मकूला डेंसा क्या होता है? एक
मकुला डेंसा जो है यह आपका कीमो रिसेप्टर है। कीमो रिसेप्टर है। यह एक कीमो रिसेप्टर है जो कि साल्ट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को सेंस करती है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन को सेंस करती है, या जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन फॉल होता है तो यह जो है आपका रेनिन सिक्रीट करती है, मकुला डेंसा। और इसके अलावा एक और सेल है जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलर मीसेनकाइमल मीसेनकाइमल नहीं, मीसेन ग्लियल सेल्स, मीसेनकाइमल नहीं, मीसेन ग्लियल सेल्स। इस सेल्स को हम दूसरी लैंग्वेज में लाइसिस सेल बोलते हैं। लेसिस, लाइसिस नहीं, लेसिस सेल कहते हैं। और यह सेल जो होती है आपका किडनी के बाहर होती है, आउटसाइड द किडनी। इसके बारे में क्या खास बात है कि यह कहाँ होती है, आउटसाइड द किडनी, किडनी के आउटसाइड में, बाहर की तरफ होती हैं। और और क्या होती है, नॉट आउटसाइड द किडनी, मतलब इन द किडनी आउटसाइड, इन द किडनी आउटसाइड द ग्लोमेरुलस सेल्स, मतलब आउटसाइड द ग्लोमेरुलस सेल, दैट इज द रीजन एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर बोला जा रहा है, बाहर की तरफ। और जब आप इसको स्टेन करते हो तो ये लाइट कलर का स्टेन रखता है। ओके, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब आइए हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला में है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मीसेनकाइमल सेल्स और अर्जेंटिफिन सेल्स। ये जो है आपका यहाँ नहीं पाई जाती है, ये किडनी में नहीं पाई जाती, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरे वाले में लिखा हुआ है मायो एपिथेलियल सेल्स, यह भी नहीं पाई जाती। पुरकिंजे फाइबर और चीफ सेल्स, पुरकिंजे फाइबर हार्ट में है तो ये भी नहीं पाई जाती किडनी में, तो इसलिए इसको भी एलिमिनेट कीजिए। बचा है आपके पास एक ही ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, कि जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मकुला डेंसा एंड लेसस सेल्स। तो करेक्ट आंसर आपका है डी, 86 का करेक्ट आंसर है आपका डी। चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तब बता पाओगे, नहीं याद होगा नहीं बता पाओगे, कि कौन सी वर्टिब्रा जो है वो 4 वर्टिब्री से बनी होती है। कौन सी वर्टिब्रा आपकी 4 वर्टिब्रे से बनी होती है, तो इसका आंसर है कॉक्स, कॉक्स है, कॉक्स, कॉक्स, COCCY है। ये जो होती है यह एक ट्राई एंगुलर बोन है, इसे कह सकते हैं कि ट्राई एंगुलर टेल बोन है, ट्राई एंगुलर टेल बोन है। आप एक चीज सोचते होगे कि सर आप डायग्राम क्यों नहीं दिखाते हो, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम नहीं आता है, तो आपको थ्योरी में ही पता होना चाहिए। डायग्राम समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, बट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नहीं। फॉर्म्ड बाय फ्यूजन, क्योंकि डायग्राम देख के आप क्या होते हो, सेंसिटिव हो जाते हो डायग्राम के लिए। जैसे आपको डायग्राम आपके सामने आता है आप बिल्कुल सही आंसर देते हो, पर थ्योरी लिख के जाता है आप डायग्राम भूल जाते हो और आप उसके आंसर को गलत कर लेते हो। दैट इज़ द रीज़न आई विल डिस्कस अ क्वेश्चन बाय द रिटन, नॉट बाय द, मतलब राइट लिख के मैं आपको बताता हूँ, ना कि आपको मैं डायग्राम दिखा के। बिलो द सैक्रम,
तो आपको याद होना चाहिए कॉक्साई क्या है। तो ये ट्राई टेलबोन है जो कि 4 वर्टिब्रा के फ्यूजन से बनता है, और वो 4 वर्टिब्रा कहाँ होती है, सैक्रम के नीचे। तो सैक्रम के नीचे 4 वर्टिब्रा को आपस में फ्यूज करोगे तो जो बोन बनेगा उसे हम कॉक्साई कहेंगे, जो कि एक ट्राई बोन है। ओके, दैट इज अ सार्कोमियर। हाँ, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मतलब पता ही आपको होगा, लेकिन हम आपको बता दें इसको भी। कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इसको जरूर मैं स्ट्रक्चर से बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये कुछ इस तरह से आपने देखा होगा जब भी आप स्लाइडिंग थ्योरी पढ़ते हैं, मसल स्लाइडिंग थ्योरी, जिसमें आप बताते हैं कि एक्टिन और मायोसिन जो होती है वो एक दूसरे पे स्लाइड करती है, तो कुछ इस तरह से आपने स्ट्रक्चर्स हमेशा पढ़ा होगा। तो उसी स्ट्रक्चर का मैंने यहाँ पे बनाया है, और इसके अलावा आपने कुछ इस तरह से बीच में देखा होगा। इस तरह से आपने बीच में देखा होगा। तो अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जेड टाइप की, इसे हम बोलते हैं जेड लाइन। इसको भी हम बोलेंगे जेड लाइन। इसके बीच में से एक जो है, बिल्कुल मिडिल में से एक लाइन जाती है जिसे हम बोलते हैं एम लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम, एम लाइन। अब यहाँ पे समझिए कि जो आपका थिन, जो कि पतला सा दिख रहा है फिलामेंट, जो पतला फिलामेंट है उसे हम बोलते हैं, ये वाला फिलामेंट जो है इसे हम बोलते हैं एक्टिन। एक्टिन, चूंकि यह थिन है इसलिए इसे हम थिन फिलामेंट भी कहेंगे, थिन फिलामेंट। ओके, इसके बाद ये जो आपका यहाँ पे है मोटा या थिक जो है, इसे हम बोलते हैं मायोसिन। मायोसिन, और इसको हम बोलते हैं थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट। अब जितनी भी दूर आपका ये मायोसिन वाला है एरिया, इसको हम बोलते हैं, जितनी भी दूर आपका मायोसिन का एरिया है उसको हम बोलते हैं ए बैंड। ये वाला एरिया जो है इसे हम बोलते हैं एच जोन। ये वाला एरिया को हम बोलते हैं एच जोन। और इसके अलावा यहाँ पे जितना दूर आपका एक्टिन फिलामेंट है उसे हम बोलते हैं आई बैंड। इसे हम क्या बोलते हैं, आई बैंड। मतलब ये भी इधर होगा आई बैंड, जहां पे सिर्फ आपका एक्टिन फिलामेंट है। तो और जो भी यहां से यहां तक, मतलब एक जेड लाइन से, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है, इसको हम पूरे को बोलते हैं सार्कोमियर। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सार्कोमियर क्या होता है, बिटवीन द टू एच लाइन। बिटवीन द टू एच लाइन नहीं, ये नहीं होगा। बिटवीन द टू एच लाइन नहीं होता, बिटवीन द टू ए लाइन नहीं होता, टू ए लाइन के बीच में नहीं होता, आई बैंड के बीच में नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या है, पार्ट बिटवीन, पार्ट बिटवीन द टू जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। 89 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको याद होता तो बता पाओगे कि क्या है, इंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, इंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड विद। इसका आंसर है आपका कार्टिलेज। तो
लॉन्ग बोन का जो एंड्स है वो किससे कवर्ड होती है, कार्टिलेज से। तो थोड़ा बोन के बारे में आप देख लीजिएगा, बोन के बारे में आप थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा कि लॉन्ग बोन किससे कवर्ड है, या बोन के बीच में जो गैप्स होती हैं उनमें क्या भरा होता है, क्यों भरा होता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए अगला में ही आ गया, द ज्वाइंट द ज्वाइंट बिटवीन द कार्पेल बोन्स आर। जो ज्वाइंट होती है कार्पेल बोन्स को, उसको क्या बोलते हैं, ये भी अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हो, क्या है हमारा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। करेक्ट आंसर इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। कार्पेल बोन के बीच का जो ज्वाइंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स कहते हैं। अब अब जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स है, इसका मतलब क्या कहलाता है, कहीं पे आप जाते हो तो ग्लाइड करते हो ना, मतलब ग्लाइड करने के लिए फ्रिक्शन को कम करने की ज़रूरत है, और फ्रिक्शन को कम करने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई फ्लूइड होगा। तो जो आपका ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स है, इसके पास एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। दैट इज़ द रीज़न हम इसे साइनोवियल साइनोवियल ज्वाइंट्स भी कहते हैं। इसे हम साइनोवियल ज्वाइंट्स भी कहते हैं, जो आपका दो बोन के बीच में होता है। यहाँ पे एक आर्टिकुलेट सरफेस होता है जो ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग के लिए, स्लाइडिंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो वहाँ पे फ्लूइड होता है उसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और चूंकि साइनोवियल फ्लूइड वाला ज्वाइंट्स है, इसलिए हम साइनोवियल ज्वाइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी फ्रेगमेंट, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड ऑन द डाइजेशन ऑफ क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग अ 6 रिकॉग्निशन साइट ऑन द डीएनए। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक जो है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक आपके पास सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है और इस पे 6 रिकॉग्निशन साइट है। मान लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिकॉग्निशन साइट है। तो ये बोल रहे हैं कि इसको, जब इसको हम डाइजेस्ट करेंगे तो कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे। तो मान लो ये यहाँ से 1 से कट लगा दो, तो जब 1 से यहाँ पे कट लगाओगे तो दैट इज अ 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा फिर 5, और एक और आएगा, ये हो जाएगा 6, क्योंकि 6 के बाद भी यहाँ पे दिख रहा। अब आप गिन लो कितने फ्रेगमेंट आपको मिले हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका करेक्ट आंसर है 6। बट ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि हम बता दें कि जब आप लीनियर रखो, मान लो कि ये आपका कोई एक लीनियर है डीएनए, इसके ऊपर टोटल आपके पास 6 साइट हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये छोटा हो गया फ्रेगमेंट और उसको बड़ा करते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 6। अगर ये लीनियर होता सर्कुलर की जगह तो देखो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। जब भी आपसे क्लोज्ड की जगह लीनियर फ्रेगमेंट की बात करेगा, लीनियर डीएनए की बात करेगा, तो वहां पे फ्रेगमेंट की संख्या n+1 होगा। क्या याद रखना है आपको, कि जब आपसे लीनियर की बात करेगा, लीनियर डीएनए फ्रेगमेंट की बात करेगा, तो आपके पास फ्रेगमेंट की संख्या कितनी होगी, फ्रेगमेंट की संख्या होगी n+1, जहाँ पे n क्या है, n आपका रिकॉग्निशन या रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट है। वहीं पे अगर आपके पास क्लोज्ड हो तो फ्रेगमेंट की संख्या कितनी होगी, क्लोज्ड में फ्रेगमेंट की संख्या n होगी। तो अगर 6 फ्रेगमेंट रिकॉग्निशन साइट है तो कितना होगा, 6 फ्रेगमेंट होगा इन केस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। और लीनियर डीएनए में अगर 6 रिकॉग्निशन साइट है और उसको डाइजेस्ट करते हैं तो फ्रेगमेंट की संख्या कितनी होगी, n+1। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंप्लीट डाइजेशन की बात हो रही है, ये मैंने कंप्लीट डाइजेशन की बात कही।
कभी कभी यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन पूछ लेता है। पार्शियल डाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो जाके देखिए, मैंने इसके ऊपर भी, मुझे याद नहीं है किस वीडियो में बना हुआ है, बट पार्शियल डाइजेशन और क्लोज मतलब कंफर्म डाइजेशन जो है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन के ऊपर एक वीडियो पड़ा हुआ है मेरा, आप उसको जाके देख सकते हैं। डीबीटी में पड़ा हुआ है, यस। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे 92 में है। द पॉलीमराइजेशन ऑफ द जेल यूज्ड इन द पेज अकर्स बिटवीन पॉलीएक्रिलामाइड, अगर ये आपको याद होगा तभी बता पाओगे, पॉलीएक्रिलामाइड और एन एन मिथाइल बिस, एन एन मिथाइल बिस एक्रिलामाइड के बीच में होता है। इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, पेज में पॉलीमराइजेशन होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है, जिसमें पॉलीएक्रिलामाइड और एन डैश एन डैश मिथाइल बिस एक्रिलामाइड, इनके बीच में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। तो अगर आपको याद होता तभी आप बता सकते हो, नहीं याद होगा आप नहीं बता पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप जाके थोड़ा याद कर लीजिए कि किसके बीच में क्या होता है, कौन सी लिंक है, क्या कंपोनेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि देयर इज अ डिलीशन, देखिए डिलीशन ऑफ द 5 कोडिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड 234 to 238 position, the what which of the following is the correct way to depict the according to the HGVS format। पहली बात, HGVS का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन जीनोम वेरिएशन सोसाइटी इसका पूरा नाम है। ये पहले भी एक बार ऊपर आ चुका है टर्म, ह्यूमन जीनोम वेरिएशन सोसाइटी। इसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पे डिलीशन हुआ है तो हम उसे कैसे शो करते हैं, तो सबसे पहले क्रोमोजोम के लिए हम सी यूज करते हैं, वो भी स्मॉल सी। फिर इस क्रोमोजोम में कहाँ पे डिलीशन हुआ है ये हम देखते हैं। तो डिलीशन यहाँ पे हुआ है 2, 3, 4, फिर अंडरस्कोर लगाते हैं, फिर 2, 3, 8, और इसके बाद हम लिखते हैं DEL, मतलब स्मॉल सी। इसको हम फिर से लिख दें, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्मॉल सी डॉट 2, 3, 4, फिर अंडरस्कोर 2, 3, 8, फिर DEL डेल, मतलब कि 2, 3, 4 और 2, 3, 8 पोजीशन पे आपका डिलीशन हुआ है क्रोमोसोम में। तो दैट इज द करेक्ट वे ऑफ नोमेनक्लेचर या डिपिक्शन ऑफ द डिलीशन। तो इसका आंसर होगा आपका C 2, 3, 4 अंडरस्कोर 2, 3, 8, ये हो गया आपका डिलीशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को के लिए भी आपको तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पे पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम बैक्टीरिया फॉर द मैन्युफैक्चर ट्रांसफॉर्मेशन डिग्रेडेशन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द एंजाइमेटिक एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज इज कॉल्ड। देखिए ये सीधे के सीधे डिफिनीशन दिया गया है कि यह किसका डिफिनीशन है। तो आप याद रखिएगा कि लिविंग सेल, ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया या प्लांट का यूज करके हम अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में तो उसे हम वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या याद रखना है कि बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, प्लांट, किसी भी लिविंग सेल्स का यूज करके अगर हम बना रहे हैं कोई भी मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो वाइट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या कह सकते हो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगर हम वहीं पे बैक्टीरिया की जगह अगर हम इंसेक्ट को यूज़ करते हैं, इंसेक्ट को अगर हम यूज़ करते हैं तो वह जो है एलो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और अगर हम सिर्फ प्लांट को यूज़ करते हैं, अगर हम सिर्फ प्लांट को यूज़ करते हैं तो वो हमारा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है। और अगर हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए अगर बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी।
तो ये टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करने वाले। वो एक शॉर्ट मतलब एक छोटा सा वीडियो होगा 10 से 20 मिनट का, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। यहाँ पे आप देखिए, इंसेक्ट हो गया, एक्वाटिक हो गया, प्लांट हो गया, ये आपका कह सकते हो कि ये माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स की बात हो रही है। अब एक और बच गया एनिमल। अगर हम सिर्फ एनिमल के साथ डील करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इतनी पूरी कहानी दे रखी है, बट आपको क्या ध्यान देना था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे वाइट होगा। यहीं पे अगर हम एक इंसेक्ट लिख दे तो यहाँ पे आपका येलो होगा। यहीं पे अगर हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लिख दे तो ब्लू होगा। यहीं पे अगर हम प्लांट लिख दे तो ग्रीन होगा। यहाँ पे अगर हम एनिमल लिख दे तो यह रेड होगा। तो डिपेंड ऑन कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस हिसाब से आपको आंसर देने की ज़रूरत होती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें इन्होंने पूछा है नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप अगर किसी चीज़ को, मतलब कोई एक सेल है, उस सेल से अगर हमें कुछ लेना है, कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस सेल को लेंगे और उस सेल के मतलब उस टिश्यू के दो पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो सेल के अंदर का, एक सेल के बाहर का। जो सेल के अंदर होता है उसे हम इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट कहते हैं, जो सेल के बाहर होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट कहते हैं। और इंट्रा सेलुलर को अगर हमें निकालना होता है तो हम सेल को डिसरप्ट करते हैं, और डिसरप्ट के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, केमिकल, फिजिकल, एंजाइमेटिक या मैकेनिकल। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाता है, और जब प्रोडक्ट बाहर आ जाता है तो हमें उसकी एक प्योर कंपोनेंट चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, उसका हम सेपरेशन करते हैं, जो हमें चाहिए होता है उस चीज़ का। सेपरेशन करने के बाद हम उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और कंसंट्रेशन करने के बाद हम उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसका हम फार्मूलेशन करते हैं, या हम उसे प्रिजर्व करते हैं। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में सेपरेशन जरूर होता है, क्योंकि जैसे हम सेल डिसरप्ट करते हैं उसके जस्ट बाद का जो प्रोसेस है वो आपका सेपरेशन का प्रोसेस है। उसके जस्ट बाद जो है हम कंसंट्रेशन को मतलब प्यूरिफिकेशन भी करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन करके हम प्यूरिफाइड करते हैं। उसके बाद उसे हम प्रिजर्व भी कर देते हैं फर्दर यूज़ के लिए। पर हम उस प्रोडक्ट का जो है हम एक्सप्रेशन नहीं करते हैं। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, किसी भी क्या उसको बोलते हैं, किसी भी डीएनए या आरएनए का प्रोटीन लेवल पे देखना। किसी भी डीएनए और आरएनए को हम किसी के अंदर इंसर्ट करके उस डीएनए के कोडिंग रीजन का प्रोटीन क्या बन रहा है, फिनोटाइप क्या बन रहा है, उस प्रोसेस को जो प्रोटीन बनता है उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन होना उस चीज़ का। तो यह आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, जो कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो में लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टेक्निक हम कहाँ यूज करते हैं, कौन सा टेक्निक हम सेल डिस्ट्रप्शन में यूज करते हैं, कौन सा टेक्निक हम सॉलिड लिक्विड सेपरेशन में करते हैं। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।